Hello everyone, this is part 2 of covering all polity PYQs from all UPSC पेपर्स जो यूपीएससी ने 2025 में कंडक्ट किए हैं। इसमें यूपीएससी के सीडीएस, सीएपीएफ, जियो साइंटिस्ट, सीएससी और जो ईपीएफओ के क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछे हुए हैं, सबको यहाँ डिस्कस किया जाएगा। और जैसा हमने ऑलरेडी देखा पिछले सेशन में, बाय द टाइम हम जब तक 2025 के सारे क्वेश्चंस कर चुके होंगे, आप पाएंगे कि हम लगभग सारे टॉपिक्स को अच्छे से टच कर चुके हैं। ना सिर्फ टच किए हैं बल्कि उनके करंट रेलेवेंस देख के और उनके इन डेप्थ एनालिसिस हम अभी तक कर चुके होंगे। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। ये CDS 1 में पूछा गया क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट लैंग्वेज टू बी इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसके लिए भी देखिए एक ट्रिक है जो आपको ध्यान में रखनी है ना। तो इसके लिए मैंने आगे आपके लिए ट्रिक्स यहाँ लिख के रखी हुई है कि 3 अमेंडमेंट है जो आपने याद रखने हैं। इनिशियली जो कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में जितनी लैंग्वेजेस थी वो थी 14 लैंग्वेजेस। वो कौन कौन सी थी याद नहीं रखनी है ना। थोड़ा मोटा माटी आप आइडिया रख सकते हैं याद कि असामीज हो गया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम। अगर कोई बोले कि कश्मीरी है क्या इसमें, तो वो पता होना चाहिए थोड़ा। मराठी पे पूछ सकते हैं कि मराठी है इसमें या नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे हम देखेंगे क्लासिकल लैंग्वेजेस जो स्टेटस है ये और लैंग्वेजेस को मिला हुआ है। तो इस रेलेवेंट देखिए एक बात और, जितनी भी इंडिया में क्लासिकल लैंग्वेजेस आज के दौर में है ये सारी की सारी 11 की 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल का पार्ट है। एक बात आपने ध्यान में रखना है, यहाँ वो अच्छा क्वेश्चन आपसे फंसा सकता है। तो शुरू में ये 14 लैंग्वेजेस थी जो ऊपर लिखी गई है, तमिल, तेलुगु, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, उड़िया, ठीक है। तो लेकिन इसमें इंग्लिश नहीं है, आपको इसमें इंग्लिश नहीं मिलेगी कहीं पे भी 8th शेड्यूल में। अब आता है 1967 में 21st अमेंडमेंट। जरूरी नहीं है आप याद रखो, आपने याद रखने हैं 3 अमेंडमेंट, क्योंकि देखिए यूपीएससी ने सीडीएस और सीएपीएफ में इस पॉइंट से बार बार सवाल पूछा है, लैंग्वेजेस से हमेशा सवाल पूछा है। और इस बात के हाई चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सीएससी में, अभी तक उसने हालांकि सीएससी में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा लैंग्वेजेस से, लेकिन इसके बड़े सारे चांसेस है कि सीएससी में इससे वो क्वेश्चन बनाए, क्योंकि अभी तक पूछा भी नहीं गया है। दूसरा, यूपीएससी का जो पैटर्न है ये कुछ सीडीएस टाइप का हो जा रहा है। आपने 24 का क्वेश्चन पेपर देखा होगा, 25 का देखा होगा, लगभग वैसे क्वेश्चन वो पूछ रहा है अब जैसे नॉर्मली कोई सीडीएस में पूछता होगा। तो 3 अमेंडमेंट आपको याद रखने हैं। पहले 2 याद रखो, कौन से? 21st और 71st, 21 और 71। 21 में 50 जोड़ो तो 71। अब इन 71 और 21 दोनों को जोड़ो तो कितना आया? 92। बस इतना याद रखना है। क्या याद रखना है? 21 सबसे पहले याद रखना है, इसमें 50 जोड़ दो तो कितना आएगा? 71। अब 71 और 21 को जोड़ दो, 7 2 9, 1 1 2, 90 सेकेंड। 3 अमेंडमेंट याद रह गए बस। फर्स्ट का आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले जो बाद में ऐड हुआ वो सिंधी है, और जो 92nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुए वो याद रखना है BDMS या BDSM, जो भी आपको याद रहे, जैसे भी याद रहे, अपने लिए आपने ट्रिक बनानी है बस। BDSM, BDMS कुछ भी हो। ये BDMS क्या है? बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली। दैट्स इट, इतना याद रखना है आपको। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये जो है ये, अब यहाँ देख लो कौन इसमें ऐड हुई। क्या मणिपुरी ऐड हुई, कोंकणी ऐड हुई, नेपाली ऐड हुई, मैथिली ऐड हुई। फिर ये बाकी कब ऐड हुई? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली हुई है 71st अमेंडमेंट एक्ट से 1992 में ऐड। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, KMN। L को स्किप कर दो। 21st से क्या ऐड हुआ? सिंधी। 71st के लिए क्या याद रखना? KLMN, ये होता है ना, L को यहां से स्किप कर दो, KMN, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। इसके लिए याद रखना है BDSM, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। दैट्स इट, बस इससे आगे नहीं। यहां से बनेगा अगले साल के लिए सवाल। 26 में बनाएगा, 27 में बना सकता है, बनेगा जरूर। क्यों? क्योंकि भाई ये एक बड़ा इवेंट है, एक बड़ी घटना है ये।
देश के लिंग्विस्टिक्स के इतिहास में कि एक ही बार में 5 नई लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है क्लासिकल लैंग्वेजेस में। तो यहां से बन जाता है कि क्लासिकल लैंग्वेजेस में ऐड करने का क्राइटेरिया क्या है। पहला वो ये आपसे पूछ सकता है, इसका आपको पता होना चाहिए। अब जब आपको क्राइटेरिया क्लियर है तो क्या उस क्राइटेरिया पे वाकई में मराठी या वाकई में प्राकृत या वाकई में असमीज 1500 से 2000 साल पहले की लैंग्वेजेस है क्या? तो इसके बारे में थोड़ी आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए। सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई क्लासिकल लैंग्वेजेस के लिस्ट में? तमिल हुई है, फिर आई संस्कृत, फिर आई तेलुगु, फिर आई कन्नड़ा, फिर आई मलयालम, फिर आई ओडिया। पहले ये 6 थी, उड़ीसा, मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, है ना, ये संस्कृत और तमिल। सबसे पहले तमिल ऐड हुई है, संस्कृत नहीं, याद रखना तमिल ऐड हुई है। ये 6 थी। इसके ऊपर जो एकदम से 5 लैंग्वेजेस ऐड की गई उसमें है असमीज, मराठी, बंगाली, प्राकृत, पाली। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। लेकिन यही नहीं वो रुकेगा, मैं बता रहा हूं आपको, वो आपको पीआईबी से, ये सारे फैक्ट पीआईबी से उठाए हुए हैं। इसे आप समझ लो कि आपके पॉलिटी के लिए भी अगर रेलेवेंट है तो वैसे समझ लो, लेकिन ये आपकी हिस्ट्री के लिए भी रेलेवेंट है। पता होना चाहिए कि भाई मराठी लैंग्वेज क्या सच में ही सातवाहन लोग क्या सच में ही मराठी लैंग्वेज को यूज करते थे? आप बैठ जाएंगे वहां पे भाई, पालती मार के बैठ जाएंगे, ओ ऐसा होता था क्या? सर तो ऐसा कुछ नहीं बताया पीवाईक्यू कोर्स में। लेकिन मैं सच में बता रहा हूँ, ये हो सकता है आपको स्क्रीन ये अगली 1-2 स्लाइड्स आपको थोड़ी हैवी लगे, लेकिन यहाँ से एक पोटेंशियल क्वेश्चन है, इसे बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत डेप्थ में यहाँ से वो सवाल बना सकता है। पहला आपको क्राइटेरिया जो आपके लक्ष्मीकांत में बस इतना दिया हुआ है, लक्ष्मीकांत इतनी हेल्प करेगा आपकी। 1500 से 2000 साल पुरानी इसकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री होनी चाहिए भाई, और एक बॉडी ऑफ एंशियंट लिटरेचर इसके पास होना चाहिए। एंशियंट लिटरेचर, एंशियंट टेक्स्ट की एक बॉडी ऑफ लिटरेचर होना चाहिए। अगला कि नॉलेज टेक्स्ट होने चाहिए इसके पास। फॉर एग्जाम्पल ग्रामर के, इंस्क्रिप्शन के, पोइट्री के, ऐसे टेक्स्ट होने चाहिए उस लैंग्वेज के। ऐसा नहीं कि कोई भी आकर के क्लेम कर ले कि हाँ हमारी भी एक लैंग्वेज है, हमने अभी रिसेंटली एक नई लैंग्वेज डेवलप की है, क्लासिकल लैंग्वेज बोलो इसे, नहीं। एंड क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर मे बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स करंट फॉर्म और शो डिसकंटिन्यूटी विद द लेटर फॉर्म्स डिराइव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल। तो ये यहां से वो एक पोटेंशियल स्टेटमेंट आपको बना के देगा, क्योंकि नॉर्मली आप ये नहीं पढ़ते हैं, आप ये क्राइटेरिया पढ़ के जाते हैं, ये नहीं नॉर्मली पढ़ते हैं। स्टेटमेंट यहां से बना सकता है वो, तो स्टेटमेंट ये करेक्ट होगी। तो क्या है कि क्लासिकल लैंग्वेज अपनी प्रेजेंट, जैसे मान लो तमिल लैंग्वेज है तो वो अपनी प्रेजेंट फॉर्म से थोड़ा डिफरेंट हो सकती है क्लासिकल लैंग्वेज। जैसे जो मॉडर्न मराठी है, ये इसका उद्गम कहां से हुआ? महाराष्ट्री प्राकृत, जो प्राकृत लैंग्वेज थी इसका एक डायलेक्ट महाराष्ट्री प्राकृत सातवाहनों के टाइम पे यूज होना शुरू हुआ, 2nd सेंचुरी बीसीई से 2nd सेंचुरी सीई तक। जो रूलर्स थे, गौतमी पुत्र सातकर्णी, विशिष्टि पुत्र पुलवामी, हाल, ये सारे जितने रूलर्स थे, इन सब ने मराठी वर्जन ऑफ प्राकृत का यूज किया। तो तब से लेके मराठी लिटरेचर धीमे धीमे इवॉल्व होना शुरू हुआ। जैसे जो गाथा सप्तशती है, ये गाथा सप्तशती क्या है? पहला सवाल तो ये पूछेगा। गाथा सप्तशती लगभग 2000 साल पुरानी सातवाहन काल की एक मराठी पोइट्री है, और वो मराठी जो आजकल मराठी लैंग्वेज है उसका जो उस टाइम का वर्जन था महाराष्ट्री प्राकृत, उसमें लिखी हुई है। अब ये गाथा सप्तशती है क्या? सवाल यहां से पूछ सकता है वो। तो सातवाहन किंग था किंग हाला, तो उसकी प्रशंसा में उसकी एट्रीब्यूट की गई है ये पोइट्री, गाथा सप्तशती। ये किसी चीज की गाथा है,
समझ रहे हो? तो यहां से आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि ये क्या है। ये अप्रेजल में लिखी गई, किसी के प्रेज में लिखी गई पोइट्री है। और इसके बाद जो लीला चरित है, ज्ञानेश्वरी है, संत ज्ञानेश्वर, इन्होंने 12वीं 13वीं शताब्दी में, 13वीं 14वीं शताब्दी में मराठी का यूज किया। और इंपॉर्टेंटली नाने घाटा करके एक है ना, नाने घाट इंस्क्रिप्शन है, इसमें मराठी लैंग्वेज पे तब से लेकर के है ना जो एवोल्यूशन हुआ उस पर हमें एक इसकी जानकारी मिलती है। इसमें उस टाइम का जो महाराष्ट्री प्राकृत वर्जन है वो यूज किया गया है, नाने घाटा इंस्क्रिप्शन। तो ये सारे आपको पीआईबी में मिलेंगे, ये आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेंगे। यहां से वो सवाल बना सकता है। क्या याद रखना है? गाथा सप्तशती, किंग हाला, सातवाहना, मराठी प्राकृत और नाने घाटा इंस्क्रिप्शन। मैंने यहाँ हाईलाइट करके दिया हुआ है, याद आपने इतना ही रखना है। कहानी मैंने बता दी, बस दैट्स इट। इससे आगे पीछे कुछ नहीं जाना है। फिर आता है प्राकृत लैंग्वेज का कॉन्ट्रीब्यूशन, ये मैंने डाल के किया। क्यों? नॉर्मली हम क्या देखते हैं, प्राकृत अपभ्रंश का उपयोग नॉर्मली हम किसके रेफरेंस में देखते हैं? हम देखते हैं हमेशा जैनों के रेफरेंस में, कि जैन का मैक्सिमम जितना लिटरेचर कंपाइल हुआ है वो प्राकृत लैंग्वेज में हुआ है। बुद्धिस्टों ने पाली का उपयोग किया मेनली, जैनों ने प्राकृत का उपयोग किया मेनली। तो हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये है। लेकिन महात्मा बुद्ध और स्वामी महावीर, देखो बाद में बौद्धों और जैनों ने क्या किया होगा, किसे प्रोमिनेंट बनाया, वो अलग बात है। लेकिन शुरुआत में महात्मा बुद्ध और महावीर, इन दोनों ने पाली प्राकृत दोनों लैंग्वेजेस का यूज किया हुआ है। बाद में भरत मुनि जो है उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि भैया जो प्राकृत है उस वक्त की मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस की लैंग्वेज थी। नाट्य शास्त्र में इस बात को रिकॉग्नाइज किया गया है और काफी रिच है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में, म्यूजिक में, कल्चरल डाइवर्सिटी में, इन सब चीजों में काफी रिच है। और बाद में हिंदी, बंगाली, मराठी ये सब प्राकृत से ही पैदा हुए हैं, प्राकृत के ही अपभ्रंश है ये। अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं यहां से अज्यूम करता हूं, आसाम बहुत बड़ा फोकस रहने वाला है यूपीएससी का अगले 2-3 साल में। फॉरगेट अबाउट वट एवर डेमोग्राफिकली जितना वहां इंस्टेबिलिटी चल रही है, वो अलग बात है, सब अलग बात है। इसलिए क्योंकि असम की हेरिटेज पे नई नई रिसर्चेज आ रही है और लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी और क्यूरियोसिटी असम के लिए बढ़ रही है। जैसे यूनेस्को ने वो जो मोईडाम वगैरह है ना, असम के जो बरियल माउंट्स हैं उनको हेरिटेज का वो दिया हुआ है, स्टेटस दिया हुआ है। वो सब चीज़ें अभी रिसेंटली हुई है। और मोईदाम पे यूपीएससी ने ऑलरेडी सवाल पूछा भी है। अब मान लो मोईदाम पे सवाल पूछ लिया और आसामीज को अगर पूछा है यूपीएससी ने मोईदाम पे, मैं तो बोलता हूं अगले साल सीएससी में पूछेगा वो ऐसे पूछ लेगा कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द हेरिटेज ऑफ असम। पहला बोलेगा कि मोईदाम जो है ये बरियल माउंट हुआ करते थे। दूसरा कि आसामीज के जो अर्लीस्ट रिकॉर्डेड मेंशन है वो 15th सेंचुरी के मिलते हैं। ऐसे वो बोल सकता है कि जब अहोमों ने आसाम पे कब्जा किया, जब वो आसाम आए, तो क्या तब से आसामीज लैंग्वेज का वो मिलता है वहां पे? नहीं। आसामीज लैंग्वेज के जो अर्लीस्ट आपको एविडेंस मिलते हैं वो 7th 8th सेंचुरी में मिल जाते हैं। और एक मगधी अपभ्रंश हुआ करता था, ये इसी के हिस्से हैं। मगध से याद रखना, मगधी है ना, जो बिहार की लैंग्वेजेस हैं, जो बंगाली लैंग्वेज हैं, असमीज लैंग्वेज हैं, ये सब मगधी अपभ्रंश से निकले हुए हैं, मगध के एरिया में। समझ रहे हो? अगली बात कि अर्लीस्ट रिकॉर्डेड मेंशन आसामीज का कहां पे मिलता है? कथा गुरुचरित। यहां से वो सवाल बना सकता है कि ये कथा गुरुचरित क्या है। इससे भी वो सवाल पूछ सकता है कि आसामीज
लैंग्वेज का अर्लीस्ट रिकॉर्डेड मेंशन आपको कहाँ मिलता है? अब लिटरेरी कंट्रीब्यूशन क्या है? लिटरेरी कंट्रीब्यूशन हालांकि इसका थोड़ा लेट बनता है, कि जैसे जो चारे पद है वो असामीज स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं, खासतौर पे जब तांत्रिक बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा इवॉल्व होना शुरू हुआ 7th 8th 9th 10th सेंचुरी में, पहले तिब्बत में, फिर पालों के अंडर बंगाल में, और फिर ये आसाम गया तांत्रिक बुद्धिज्म। तो ये जो तांत्रिक पद्धतियां थी, जो शामनिक ट्रेडिशन भी थे, है ना, उस टाइम के, तो इन्हें आसामीज स्क्रिप्ट में लिखा गया, इनकी पद्धतियां, और उन्हें चार्य पद कहा गया। बुद्धिस्ट तांत्रिक टेक्स्ट थे चार्य पद। तो जो बौद्धों के जो सिद्ध आचार्य हुआ करते थे, सिद्धाचार्य, उन्होंने अपने चार्य पद कहे थे कि भाई हाँ, तांत्रिक बुद्धिज्म, अगर आपको ये कुछ करना है तो ये करो, ये करो, मतलब समझ रहे हो, जैसे तांत्रिक किताबें होती है वैसे ही बुद्धिस्ट वर्जन ऑफ तांत्रिक किताबें, वो चार्य पद है, वो असामीज में लिखे हुए हैं। तो इतना थोड़ा आपको पता रहना चाहिए कि चार्य पद और कथा गुरुचरित, इन दो बातों का आपको पता हो तो, है ना, ये हमने बहुत बड़ा वो पोर्शन कवर किया है, मैं आपको बता रहा हूं, और ये आपको पीआईबी में मिलेगा बस इतनी डिटेल में, और साथ में अपना हिस्ट्री भी इसमें साथ में हो जा रहा है, इसको इग्नोर मत करना, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा समझ के कि भाई ये थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में हो गया, नहीं, इसे इग्नोर मत करना। दीज लाइन्स, हाईलाइटेड लाइन्स, कैन इवन शॉक यू इन द प्रीलिम्स 26, तो इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ना, 2-3 बार पढ़ लेना भले ही। याद रखना ही क्या है? चार्य पद याद रखना है, कथा गुरुचरित याद रखना है, नाट्यशास्त्र याद रखना है भरत मुनि का, है ना, और यहां क्या आपको मराठी में याद रखना था? गाथा सप्तशती, किंग हाला, लीला चरित ज्ञानेश्वरी, नाने घाटा इंस्क्रिप्शन, ये याद रखना था आपको। और क्या याद रखना था? बस इतना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ, रटे वाला सवाल है, हम इसे डिस्कस नहीं करने वाले हैं। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स काउंसिल ऑफ स्टेट में इस फ्लो में आता है, पहले यूपी आता है, फिर बिहार आता है ना, आंध्र प्रदेश पहले हुआ करता था, अब तेलंगाना बनने के बाद इनकी जो सीट्स है आई थिंक 10 के आसपास रह गई है, तेलंगाना के पास आई थिंक 7 समथिंग है। उसके बाद बिहार के बाद आपका तमिलनाडु आ जाता है, आई थिंक 18 समथिंग सीट्स हैं इनके पास, तमिलनाडु के पास। तो ये टॉप के ऊपर के 1 2 3 आप याद रखो तो ठीक है ना, नीचे के तो सारे बराबर है। जैसे दिल्ली के पास 3 राज्यसभा सीटें होती है, लेकिन कई यूटीज, है ना, सिक्किम जैसे राज्य हैं, एक एक राज्यसभा सीट है। लेकिन जो सवाल हमें यहाँ से इंपॉर्टेंट जानना है वो ये कि ये जो राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स में स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है, कि भाई यार हम तो पढ़े हुए हैं आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 में ये बोला हुआ है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, अगर इसे आपको अल्टर करना पड़े तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा 2/3 मेजॉरिटी से, प्लस मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स, 50% ऑफ स्टेट्स प्लस 1, तो इनसे आपको अप्रूवल भी चाहिए सिंपल मेजॉरिटी का। कौन बोलता है? आर्टिकल 368। तो भैया जितनी बार भी, है ना, यह सवाल ये भी बनता है कि जैसे तेलंगाना का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, तेलंगाना में बाइफर्केशन हुआ, तो तेलंगाना को जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया, क्या उस रिप्रेजेंटेशन को लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया अंडर आर्टिकल 368 और फिर उसे स्टेट से रेटिफाई भी करवाया गया क्या? नो। फॉर मोर क्लैरिटी वी, ओहो, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया। फॉर मोर क्लैरिटी वी नीड टू सी द रियल टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का यूज करके
आर्टिकल 2 आपको क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है कि मान लो आपने अगर कहीं पे बाहर अटैक कर दिया, किसी कंट्री पे अटैक कर दिया, और मान लो चाइना पे अटैक हो गया और जिनजियांग प्रोविंस जो है वो भारत ने कब्जा कर दिया, तो भारत क्या कर सकता है? भारत कर सकता है उस जिनजियांग प्रोविंस को घोषित एज ए पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, और भारत उसे इंडिया का एक प्रोविंस डिक्लेयर कर सकता है। यह हुआ एक तरीका प्रोविंसेस को क्रिएट करने का। दूसरा तरीका क्या है? भारत अपने ही प्रोविंसेस को बाइफरकेट कर सकता है, ट्राइफरकेट कर सकता है, बाउंड्री चेंज कर सकता है, बाउंड्री ऊपर नीचे कर सकता है, किसी स्टेट को छोटा कर देंगे, किसी को बड़ा कर देंगे, पेप्सू को डिवाइड करके 3 में बांट देंगे। ये किस आर्टिकल के तहत होगा? ये होगा आर्टिकल 3 के तहत। तो नए स्टेट्स पार्लियामेंट क्रिएट कर सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात लिखी है आर्टिकल 4 में ये कि जब भी ऐसे स्टेट क्रिएट करने हो अंडर आर्टिकल 2 और अंडर आर्टिकल 3, तो ऐसे स्टेट क्रिएट करने के लिए आर्टिकल 368 को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। उस केस में आपको कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने की जरूरत नहीं है। ये ब्रैकेट वाला मिस नहीं करना है। ब्रैकेट में क्या लिखा है कि ऐसा करते हुए जब आपने आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 का अप्लाई करके कोई नया स्टेट क्रिएट किया, नया स्टेट इंक्लूड किया या स्टेट की बाउंड्री चेंज करी, ऐसा करते हुए, जो कि आपने सिंपल मेजॉरिटी से किया है, ऐसा करते हुए अगर आपको उस स्टेट के रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में, दैट मीन्स राज्यसभा में अगर चेंज करनी पड़ रही है, तो उस केस में ऐसा करते हुए आपको आर्टिकल 368 अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। बट in normal circumstances, when you are neither changing the territories of the state nor the borders of the state, nor are you bifurcating or trifurcating a state, या आप ना तो एबोलिश कर रहे हैं ना क्रिएट कर रहे हैं किसी स्टेट को, यू आर जस्ट सिंपली यूपी के अभी के फॉर्म में आप जस्ट यूपी का अगर रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में चेंज करना चाह रहे हो, तो उस केस में आर्टिकल 368 का ये प्रोविजन लागू होगा। मेरी बात समझ गए? अगर वो आपको स्टेटमेंट दे दे कि इन ऑल केसेस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन द पार्लियामेंट कैन बी चेंज्ड ओनली आफ्टर गेटिंग रेटिफिकेशन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स, तो वो स्टेटमेंट सही होगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इन दीज सर्कमस्टांसेस, जब नया स्टेट क्रिएट किया गया हो, स्टेट की बाउंड्री चेंज की गई हो, या आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 को अप्लाई किया गया हो, उस केस में आर्टिकल 368 का ये प्रोविजन लागू नहीं होगा। ये क्लैरिटी आप अपने दिमाग में रखें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट्स एज 86th अमेंडमेंट एक्ट हैज एडेड द राइट टू एजुकेशन टू द चैप्टर ऑफ डीपीएसपी। राइट टू एजुकेशन नहीं, फंडामेंटल राइट में राइट टू वर्क एंड राइट टू एजुकेशन आर फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राइट टू वर्क एंड राइट टू एजुकेशन, yes, are both fundamental rights and directive principles of state policy. आर्टिकल 41 कहता है कि जब भी किसी आदमी के पास बेरोजगारी हो, कोई गरीब हो, बुजुर्ग हो, तो उस केस में स्टेट सपोर्ट करेगा। स्टेट सपोर्ट करेगा बाय प्रोवाइडिंग द वर्क, एम्प्लॉयमेंट, स्टेट सपोर्ट, हेल्थ सपोर्ट एटसेट्रा। ये आर्टिकल 41 में लिखा हुआ है। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A में है। डेफिनेटली ये फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन डेफिनेटली फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है। क्या डीपीएसपी में कहीं पे लिखी हुई है ऐसी कोई बात जो कि एजुकेशन से रिलेट करती हो, जो कि 0 से 6 साल तक के बच्चों की एजुकेशन से रिलेट करती हो? जाइए खोजिए उस आर्टिकल को। 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों की एजुकेशन की बात 21A में हुई है। 0 से 6 साल तक के बच्चे
कि एजुकेशन और अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात कहाँ हुई है, ये आप देखेंगे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगर मैं ये यूट्यूब में डाल रहा हूं। राइट टू वर्क क्या फंडामेंटल राइट का भी हिस्सा है? यस। ओल्गा टेलिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कहा है कि राइट टू लाइवलीहुड इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 21A ये आपकी आर्टिकल 21 ये आपकी डिग्निटी का हिस्सा है। तो है ना, ये थोड़ा इसका आइडिया रहना चाहिए। एज डिफाइंड इन आर्टिकल 12 of Indian Constitution, state includes Parliament of India, state governments, state legislatures, local authorities in India. सोचिए, अगर मैं यहां पे 1 मिनट, अभी तो इसका आंसर 1 2 3 और 4 है, अगर मैं यहां पे इसे हटा के यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिख दूं तो क्या वो स्टेटमेंट सही होगी? नो। Under Article 12 of the Constitution, this is Article 12 of the Constitution. State includes only the legislative and executive wing of the government of any level. Any level means center, state, local government. एनी लेवल की जो गवर्नमेंट होगी, किसी भी लेवल की, उनके जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव विंग्स हैं, सेंट्रल लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव दैट इज प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, द एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स ऑल्सो, वो भी आपके स्टेट की डेफिनेशन में आती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, देखो, व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स आर क्लेम्स ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट, against the state. And who is the guardian of fundamental rights? It is the Supreme Court. Who is the guarantor of fundamental rights? It is the Constitution. Constitution is guaranteeing you under Article 13. Constitution guarantees you कि भैया आपके पास कुछ फंडामेंटल राइट्स होंगे। Who is guardian? Who is established as guardian of fundamental rights? Article 32 establishes Supreme Court as the guardian of fundamental rights. Supreme Court is the guardian. Supreme Court has to protect the fundamental rights. So common sense is you can't make fundamental rights the rights against the court. Against the court आप नहीं कर सकते हैं. However, still you can get the writs issued against the administrative branch of Supreme Court. Administrative branch of Supreme Court would be considered as the state, not the judicial branch. Administrative branch of Supreme Court is headed by the Registrar General of Supreme Court. ऑलरेडी इस साल यूपीएससी ने ये सवाल पूछा हुआ है, उसमें ईपीएफओ में ये सवाल पूछा था। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज हेडेड बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नॉट बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. द जुडिशियल ब्रांच ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज headed by Chief Justice of India, and judicial branch of Supreme Court is not considered as the part of the state as far as application of Article 12 और Part 3 is concerned. और Part 4 के लिए आर्टिकल 36 आपको सेम बात कहता है कि स्टेट का मीनिंग डीपीएसपी के रेफरेंस में भी वही होगा जो आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है. लेकिन क्या स्टेट की डेफिनेशन में सिर्फ और सिर्फ वो इंस्टीट्यूशन जाएंगी जो पार्लियामेंट, स्टेट या लोकल अथॉरिटीज की हो? क्या उसमें सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट हैज डिस्कस्ड दिस मैटर इन मल्टीपल केसेस. फॉर एग्जाम्पल, आर.डी. शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट. आर.डी. शेट्टी केस में 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी.
कि जो अदर अथॉरिटी टर्म यहां पे यूज हुई है, अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस अदर अथॉरिटी को डिटरमाइन करने के लिए उन्होंने कुछ अपनी गाइडलाइन दी। वो क्या? अगर स्टेट ने किसी भी कंपनी को, किसी भी अथॉरिटी को मोनोपोली कन्फर कर दी है, जैसे मान लो, है ना, मान लो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड इंडिया में स्टेट की मोनोपोली है ना, तो हाँ, मान लो NPCIL हो गया, है ना, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ऐसी जो कंपनियां हैं, अगर उनको मोनोपोली एस्टेब्लिश करा के रखी है गवर्नमेंट ने, उस केस में भी वो स्टेट का हिस्सा मानी जाएगी, ऐसी कॉरपोरेशन भी। इफ ऑलमोस्ट एंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ एनी एजेंसी इज डन बाय द गवर्नमेंट और वेदर देयर इज अ डीप परवेजिव कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, भले वो एक एनजीओ हो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर फंक्शंस किसी भी कॉरपोरेशन के द्वारा पब्लिक इंपॉर्टेंस में कंडक्ट किए जा रहे हैं, इवन किसी एनजीओ के द्वारा भी अगर गवर्नमेंट के फंक्शन डिलीवर किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट इज फंडिंग एन एनजीओ टू परफॉर्म द एक्शंस विच आर वेलफेयर ड्यूटीज ऑफ द स्टेट, विच आर ड्यूटीज ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट ने जस्ट आउटसोर्स उसे कर दिया, उस केस में भी वो एजेंसी स्टेट कंसिडर की जाएगी। तभी आप देखेंगे ना, बहुत सारे आउटसोर्सेज के कर्मचारी जो है वो ठेकेदारों को, कंपनियों के थ्रू सरकारें आजकल भर्ती कर रही है, बावजूद इसके कोर्ट उनकी सुनवाई करता है ना, उनके रेगुलराइजेशन के लिए अपीलें जाती है, कोर्ट उनकी सुनवाई करता है। और ऐसे जो ठेकेदार होते हैं या ऐसी जो कंपनियां होती है, उन्हें मान ही लिया जाता है कि दे आर एजेंट्स ऑफ द स्टेट, दे आर परफॉर्मिंग द ड्यूटीज ऑफ द स्टेट, हेंस दे हैव सिमिलर लायबिलिटीज। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनफैक्ट एक डॉक्ट्राइन दिया, एजुस्डेम जनरिस, लाइक नेचर, एनी अथॉरिटी, एनी एजेंसी, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस संताबाई केस में मद्रास हाई कोर्ट ने ये प्रिंसिपल, है ना, वो दिया, एजुस्डेम जेनरिस, दैट द लाइक नेचर, लगभग सेम नेचर के, स्टेट के नेचर वाली जो एजेंसियां हैं, वो भी अदर अथॉरिटी में कंसीडर की जाएगी, भले वो एनजीओ हो। अगर वो स्टेट का काम कर रहा है, लोगों के इंटरेस्ट में उन ड्यूटीज को निभा रहा है जो लोगों के इंटरेस्ट में हो और स्टेट ने जो निभानी थी, उस केस में भाई आपको कंसीडर किया जाएगा कि आप एजेंट ऑफ द स्टेट हो, आप लाइक नेचर में आते हो और आर्टिकल 12 का आप हिस्सा होंगे और फंडामेंटल राइट्स आपके अगेंस्ट भी अप्लाई होंगे। प्रिविलेज मोशन के बारे में सवाल पूछा जाता है, स्पीकर इज एम्पावर्ड टू रेफर सू मोटो एनी क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज फॉर द इन्वेस्टिगेशन। अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज इज accorded priority over other items in the list of the business. Privilege extends to freedom from preventive attention or preventive arrest or detention. तो ये आपको इसमें, है ना, इसका आंसर देखना है। स्पीकर इज एम्पावर्ड टू रेफर, यस, स्पीकर कैन रेफर सू मोटो केसेस ऑफ एनी क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज टू द प्रिविलेज कमेटी फॉर इन्वेस्टिगेशन। अगर स्पीकर को लगा कि हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की प्रिविलेजेस का, विशेषाधिकारों का हनन हुआ है। क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज इज accorded प्रायोरिटी ओवर अदर आइटम्स इन द लिस्ट ऑफ बिजनेस, यस, दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन, इस पर अलग से प्रिविलेज मोशन लगाया जा सकता है। प्रिविलेज एक्सटेंड्स टू फ्रीडम फ्रॉम प्रिवेंटिव अटेंशन, अरेस्ट और डिटेंशन। ये पार्शियली सही भी है, पार्शियली गलत भी है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है कि इन सिविल केसेस किसी भी एमपी को या किसी भी एमएलए को अगर आपको अरेस्ट करना है, तो जब आपकी पार्लियामेंट शुरू होगी, जब सेशन शुरू होगा, उससे 40 दिन पहले और उससे 40 दिन बाद
इस पूरी ड्यूरेशन में आप उसे सिविल केसेस में अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्रिमिनल केसेस में अरेस्ट और डिटेंशन, प्रिवेंटिव अरेस्ट और डिटेंशन लागू होता है। सो ये स्टेटमेंट उस ग्राउंड पे आपकी गलत हो जाती है। मोस्टली प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव जो अरेस्ट है वो क्रिमिनल केसेस में ही होते हैं। आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के कुछ एमपीज थे, उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया। वो इंजीनियर रशीद हो गए। ड्यूरिंग जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब पास हुआ 2019 में, उस वक्त भी इस बात का एलिगेशन लगा कि सेवरल लीडर्स फ्रॉम JNK दे वर डिटेन्ड, उस केस में भी जबकि पार्लियामेंट चल रही थी, सेशन चल रहा था। तो उन्होंने इसी बात को रेज भी किया था। फारूक साहब ने वो नीचे पार्लियामेंट में ये सवाल रेज भी किया कि मैं पार्लियामेंट में आना चाहता था, मैं यहाँ अपनी बातें रखना चाहता, कश्मीर की बात रखना चाहता था। ये उनका कहना है। तो उनके अकॉर्डिंग वो उस टाइम डिटेंशन में थे। ये रिकॉर्डेड है स्टेटमेंट। सो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। अरेस्ट एंड डिटेंशन किया जा सकता है। हाउएवर कुछ और प्रिविलेजेज होती है। फॉर एग्जाम्पल, नो पार्लियामेंटेरियन कैन बी अरेस्टेड inside the premises of Lok Sabha or Rajya Sabha without the explicit permission of the speaker or chairman, the presiding officer. क्या वो अरेस्ट किए जा सकते हैं? किए जा सकते हैं, बट ओनली इफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर अलाउज। नथिंग सेड बाय a parliamentarian inside the house can be questioned for legal examination outside of the house, including in the law courts of law. ये भी एक प्रिविलेज है। और प्रिविलेजेस के जो सोर्सेज है वो अलग अलग है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, पहले CRPC था, अब BNSS आ गया है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स इन लोकसभा राज्यसभा, उसमें कुछ प्रिविलेजेस लिखी हुई है, बहुत फ्रेगमेंटेड है, प्रिविलेजेस बहुत ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। और कुछ पार्लियामेंट्री कस्टम से है ना चली आती है कि जो इंडिया के पार्लियामेंटेरियंस के पास, इंडिया के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के पास कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने तक, दैट मीन्स ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस को फॉलो करते करते जो प्रिविलेजेस उनके पास उस वक्त थी, उन्हीं को बाद में एक्सटेंड कर दिया गया। फिर 69 में अमेंडमेंट करके ये बात उसमें लिखी गई कि जो प्रिविलेजेस अभी तक इंडियन पार्लियामेंटेरियंस के पास रहे हैं वही प्रिविलेजेस आगे तक चलती रहेंगे। इन अ नटशेल, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस थी वो प्रिविलेजेस भी इंडियन एमपीज को एक्सटेंडेड है ना। तो ये प्रिविलेजेस का क्वेश्चन हो गया। अगर मैं ये यूट्यूब में डाल रहा हूँ ये सेशन, तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव है, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव PYQ रिसर्च इनिशिएटिव। इसी तरीके से आप PYQs देखते हैं, इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं, इतना ही इन डेप्थ इसमें पूरा आपको एनालिसिस मिलेगा। 150+ आवर्स का भाई GS रिवीजन ओरिएंटेड मॉड्यूल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं 2020 से। अगर आपका बार बार प्रीलिम्स रुक रहा है तो ये कोर्स आपके लिए ही है ना। ये कोई बाकी मार्केट की तरह जस्ट प्रैक्टिस का कोर्स नहीं है। इसमें आपको करंट वगैरह, स्टैटिक वगैरह सब लिंक करके कोशिश की जाती है कि बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से चीज़ें कवर हो सके। एक बार आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। और भी सैम्पल लेक्चर्स हैं नीचे यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे। ये इनफैक्ट कोर्स का ही हिस्सा है, ये जो अपना ये वीडियो में अभी यूट्यूब पे डालूंगा, है ना। ये कुछ एक सैम्पल सेशन है, ये मैं यूट्यूब पे डालता जाता हूँ। Which among the following statements about the adjournment motion in the Parliament of India is not correct? Pause it और हम देखते हैं। ठीक है। Its objective is to draw attention of the House to any recent matter of urgent public importance. बिल्कुल। और क्या काम होगा adjournment motion का? It is an extraordinary device usually presented only in लोक सभा। 50 मेंबर्स का पहले आपके पास सैंक्शन होना चाहिए, तभी जाकर के ये प्रेजेंट किया जा सकता है।
Adjournment motion is an extraordinary procedure. Yes. This motion can be invoked on any matter of urgent importance that may be within the jurisdiction of state government. No. How can a matter under the jurisdiction of state government be discussed inside the parliament when it is not? जब ये स्कोप में ही नहीं है, पार्लियामेंट्री स्कोप में ही नहीं है, तो वो पार्लियामेंट के अंदर हम डिस्कस कैसे कर सकते हैं? चेयर हैज एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन टू रिफ्यूज द कंसेंट. यस. नॉर्मली आदमी इसे एलिमिनेट कर देगा क्योंकि ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है और आपको यूट्यूब के गुरुओं ने बताया एक्सट्रीम स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर देना होता है, लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है. दिस मोशन है ना, कुछ इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान में रखना. एडजॉर्नमेंट मोशन बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि भाई साहब 16th और 17th जो लोकसभा रही 2014 से 2018, हाँ सॉरी 2019 से 2024 तक वाले ये जो 2 लोकसभाएं रही, ये आज तक अकेली ऐसी, वो भी कंजेक्यूटिव लोकसभाएं रही हैं जिसमें कोई भी एडजॉर्नमेंट मोशन एडमिट नहीं किया गया. ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट नहीं किया गया, एडमिट ही नहीं किया गया. क्यों? क्योंकि एडजॉर्नमेंट मोशन यूजुअली इंक्लूड्स एन एलिमेंट ऑफ सेंसर अगेंस्ट द गवर्नमेंट. तो ये एलिगेशंस है. जब आपको देखिए मेंस में भी अगर आपको स्पीकर की है ना पोस्ट का एनालिसिस करना हो तो आप इसमें लिख सकते हैं कि हाँ 2 लोकसभाओं में लगातार कोई एडजॉर्नमेंट मोशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, एडमिट ही नहीं किया गया. स्पीकर का डिस्क्रिशन होता है इसमें कि किसी एडजॉर्नमेंट मोशन को हमें एडमिट करना है या नहीं करना है, स्पीकर के डिस्क्रिशन पे है और एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन है. वो कहे कि नहीं हमने एडजॉर्नमेंट मोशन को नहीं लाने देना तो नहीं लाने देंगे. ये उतना याद रखने की जरूरत नहीं है रूल कौन सा है, एटलीस्ट ये याद रहे. एडजॉर्नमेंट मोशन सिर्फ लोकसभा में पास होगा. 50 मेंबर्स इसके लिए आपको है ना पहले चाहिए, उसके सिग्नेचर चाहिए, तभी आप ये मोशन ला सकते हैं. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोशन है. स्टेट गवर्नमेंट के मैटर्स इसमें डिस्कस नहीं हो सकते, सब जुडिस मैटर इसमें डिस्कस नहीं हो सकते, मोर देन 1 मैटर एक रेजोल्यूशन में एक मोशन में डिस्कस नहीं हो सकता, डिफेमेटरी स्टेटमेंट आप इंक्लूड नहीं कर सकते, क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज इसमें डिस्कस नहीं हो सकता. ऐसी कई लिमिटेशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जहां से ये सवाल बना सकता है आपको. राइट. और इसमें सेंसर का एलिमेंट होता है. ये भी एडजॉर्नमेंट मोशन में सेंसर का एलिमेंट होता है, गवर्नमेंट के खिलाफ निंदा का एलिमेंट होता है, लेकिन गवर्नमेंट को रिजाइन नहीं करना पड़ता है अगर ये पास भी हो जाए तो. फर्स्ट लॉ कमीशन रिकमेंडेड इंडियन पीनल कोड 1860 में. इंडियन पीनल कोड 1860 हैज बीन कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय भारतीय न्याय संहिता 2023. ये यूपीएससी दे के कर रहा है. समझ रहे हो? ये जो समझ रहे हो ना, ये जो आपको ट्रिक के गुरुओं ने ऐसे, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है यूट्यूबरों ने यूपीएससी के एग्जाम को थोड़ा ज़्यादा टफ बना दिया. क्यों? क्योंकि बेचारा यूपीएससी का एग्जामिनर पहले अगर चाह के भी ट्रिकें देता था वो नहीं पसंद करेगा देना. क्यों? क्योंकि उस पर रौला कर दिया गया है. ऐसी चीज़ें ना गुप्त ही बतानी चाहिए. मैं तो इनको सजेस्ट करता हूँ ट्रिकें बतानी है तो गुप्त अपने कोर्सेज के अंदर जो ज्ञान वाले कोर्सेज है उसमें ट्रिकें एम्बेड करके बताओ. सिर्फ ट्रिकबाजी चलाओगे तो यूपीएससी तो ईगो पे आ जाएगी कि यार क्या है यार तुम, मैं इतनी मेहनत से पेपर बनाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि मुझे नहीं मालूम मेहनत से बनाते हैं कि नहीं, तुम उसे ट्रिक से सॉल्व करे जा रहे हो. तो वो बात है. फर्स्ट लॉ कमीशन रिकमेंडेड इंडियन पीनल कोड 1860 में. फर्स्ट लॉ कमीशन लॉर्ड मैकॉले के अंडर उनकी चेयरमैनशिप में 1833 में बना था और इन्होंने ही इंडियन पीनल कोड को रिकमेंड किया और फिर वो अप्लाई किया गया. इंडियन पीनल कोड ने भारतीय न्याय संहिता 2023 को कंप्लीटली रिप्लेस किया है. यस, कंप्लीटली रिप्लेस किया है. हालांकि ये थोड़ी डिस्प्यूटेड ये स्टेटमेंट हो सकती है, वो इस सेंस में कि इसकी एप्लीकेबिलिटी के सेंस में 2023 के बाद के है ना, हालांकि
ये जो एप्लीकेबिलिटी इनकी हुई है, ये इनके आने के बाद जितने केसेस हुए हैं उन पे लागू होंगे। जो बीएनएस से पहले के केसेस हैं वो तो इंडियन पिनल कोड के तहत ही एक्सरसाइज किए जा रहे हैं, अभी भी उन पे हियरिंग हो रही है आईपीसी के तहत ही, क्योंकि उस टाइम का ये रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं है बीएनएस की, बीएनएसएस की, या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इनकी नहीं हुई है। इस वजह से जो पुराने केसेस है वो अभी भी इंडियन पिनल कोड के तहत ही ट्राई किए जा रहे हैं, लेकिन रिप्लेसमेंट तो हुई है। अब देखिए, ये एक आपका ऐसा क्वेश्चन था जिसे आप अपने कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते थे। ये पूछ रहा है कि एक स्टेटमेंट है, सिंस वॉर्स बिगिन इन द माइंड्स ऑफ मैन, इट इज इन द माइंड्स ऑफ मैन दैट द डिफेंस ऑफ पीस मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड। दिस ऑब्जर्वेशन कैन बी फाउंड इन, अब ये भी बोला हुआ है कि यूएन का कोई ऑर्गन है, उस ऑर्गन के कॉन्स्टिट्यूशन में, किस जैसे ऑर्गन के कॉन्स्टिट्यूशन में ये मिलता है? क्या डब्ल्यू एच ओ वॉर से डील करता है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्या माइंड से डील करता है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसॉक हालांकि डेवलपमेंटल इश्यूज से डील करता जरूर है, लेकिन स्पेसिफिकली इस चीज से डील करता है कि माइंड्स ऑफ मैन एटसेट्रा। क्या यूनेस्को ये आपके एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है भाई, ये माइंड से डील कर रहा है, ये बच्चों की एजुकेशन से डील कर रहा है। ऐसे करके आप इसे थोड़ा कर सकते थे डिकोड। भाई बच्चों को बताओ पीस का मतलब, एजुकेशन लाओ, साइंटिफिक रिसर्च लाओ, कल्चरल इंटीग्रेशन लाओ, इससे माइंड्स ऑफ मैन को ओपन किया जा सकता है। तो पीस की डिफेंसेस इंसान के दिमाग में खड़ी की जानी चाहिए। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तो अकेली यूनेस्को ही दिखती है ना यहाँ, जो कॉन्शियसनेस से इन सब चीज़ों से डील कर रही हो। मैंने बोला ना, अब रिपीट आएंगे सारे। पिछला सेशन आपने देखा होगा, हमने पूरा रिजर्वेशन कवर किया है, उसके बाहर आएगा ही नहीं। हमें मालूम है कि फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो है वो काका कालेलकर का के अंडर 1953 के आसपास जो है वो बना था। और कालेलकर जी ने क्या बोला, क्या इन्होंने कोई स्पेसिफिक, अगर वो बोले कि इन्होंने 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए रिकमेंड किया, क्या ऐसा हुआ? नहीं। काका कालेलकर जी ने एक स्ट्रक्चर्ड रिजर्वेशन इन्होंने बताया कि 25% से लेकर 40% तक आपको जो है रिजर्वेशन देना है, वो भी कैसा? लेयर्ड मैनर में। कि भैया जो क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, क्लास 1 है ना पोस्ट हैं, इसमें इतनी कर रिजर्वेशन दो, क्लास 4 में इतनी कर होनी चाहिए। तो ग्रेडेड रिजर्वेशन का प्लान भी किसने दिया था? वो कालेलकर कमीशन ने बताया था। सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, मंडल कमीशन। मंडल कमीशन ने रिकमेंड किया था कि हाँ आपको जो है ब्लैंकेट रिजर्वेशन, भाई सबको रिजर्वेशन दो। ये 8.5 15 प्लस 27 का जो फॉर्मूला था ये मंडल ने ही सुझाया था। थर्ड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, नहीं ये मंडल कमीशन नहीं है। थर्ड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन अब आया है जस्टिस जी रोहिणी कमीशन, सब कैटेगराइजेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के लिए। फिर हमने देखा भी था कि देविंदर सिंह केस में रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एससीज का भी सब कैटेगराइजेशन किया जा सकता है स्टेट चाहे तो स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगी, है ना, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। अब देखो यहां बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की बात कहां हुई है? आर्टिकल 340 में हुई है। वो बोले कि क्या बैकवर्ड क्लासेस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है? यस। ये कहता है कि प्रेसिडेंट अपने हिसाब से जब उन्हें ठीक लगे वो एक कमीशन बना सकते हैं टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। क्या यहां सोशली एंड इकोनॉमिकली है? नहीं, यहां से भी वो सवाल बनाएगा। एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की बात हो रही है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि भले ही ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन हो, स्वर्ण आयोग नहीं हुआ, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का प्रोविजन है ना।
तो ये जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है इनके लिए कोई ऐसा प्रोविजन भी नहीं है। इसीलिए वो जो है ना, बहुत लोग डिमांड कर रहे होते हैं, अलग अलग स्टेट्स में ऐसे मूवमेंट चला रहे होते हैं। तो यहां से एक सवाल फंसा सकता है वो। कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट किसे देंगे? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में टेबल डाउन करेंगे अलोंग विद अ रिपोर्ट ऑफ एक्शन टेकन देयर ऑन। उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी थी बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने, उस पर प्रेसिडेंट ने क्या काम किया, उनकी सरकार ने क्या काम किया, इस है ना उस एक्शन को भी उसमें लिखा जाना चाहिए। फिर ये देखिए सवाल है, बहुत सीधा सा सवाल है। निर्भया फंड जो है नॉन लैप्सेबल, यहां से अगले साल के लिए सवाल बनाएगा वो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट निर्भया फंड। 2013 का केस था, उसी टाइम स्टैब्लिश हुआ, 23 में ये 10 साल का हो गया था, तो इसने 2 साल बाद पूछ लिया निर्भया फंड पे सवाल। ऐसे पूछ रहा है वो, तो ऐसे मत समझो कि इस साल अगर मान लो है ना, मान लो 2025 में आरटीआई एक्ट के 20 साल हुए, मान लो, तो वो आपको 25 में नहीं पूछे जा रहा है, वो पूछेगा देखना 27 में आरटीआई की डेप्थ में सवाल। ये मान लो एमजी नरेगा का अभी हटाया गया, तो वो अभी आपसे इस साल नहीं सवाल पूछ रहा है, 27 में पूछेगा। ऐसा ही हो रहा है यूपीएससी का, है ना, पुराना करंट अफेयर अब जाके पूछता है वो। तो ये जो है ये नॉन लैप्सेबल फंड है, ये ध्यान रखना है। ठीक वैसा जैसा एमपी लेट्स है, एमपी लेट्स भी साल के अंत में लैप्स नहीं होता है, अगले साल के लिए वो कैरी फॉरवर्ड में चला जाता है। वो एमपी लेट्स जो कि मॉस्पी उसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है, विच इज टू, मतलब मॉस्पी के अंडर है ये स्कीम, विच इज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली डिजाइन टू इंप्रूव द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन। यहीं से आपका एक सवाल बनता है, ये किसके तहत होता है? ऑफ कोर्स जो आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं है, ये चलता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। ये फंड मेंटेन कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हाउएवर नोडल मिनिस्ट्री कौन है इसके तहत किसी भी प्रोजेक्ट को इनिशिएट और अप्रूव करने की? वो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अप्रूव करेगी, बोलेगी फाइनेंस मिनिस्टर को कि पैसा रिलीज करो, यहाँ से पैसा रिलीज होगा। एंड मोस्टली इंडिया में जितने फंड्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उन्हें मैनेज करती है। सिमिलर नेचर के सवाल उन्होंने पहले भी पूछे हैं, जैसे वो जो डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, बताइए वो कौन सी मिनिस्ट्री के तहत है? इट इज़ अंडर, देखिए सीडीएस में पूछा हुआ है, इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। स्पेशल स्पेशल ऑफिसर फॉर जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है ना, या फिर प्रमोशन ऑफ हिंदी, ये सब चीज़ें जो है ये भी आपके होम मिनिस्ट्री के अंडर ही आती है। व्हेन द इंडियन मुस्लिम लीग वॉज, अच्छा ये मैंने आपके लिए एक एडिशनल सवाल पूछ लिया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो लियाकत अली खान है ना, यहाँ से एक सवाल ये भी बन गया कि अगर वो पूछे कि इंटरिम गवर्नमेंट में कौन कौन लोग थे, एक भाई ये भी था लियाकत अली खान, तो इनके पास कौन सा पोर्टफोलियो था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कमेंसमेंट ऑफ सेसेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मान लो इंडिया ने अगर कहीं पे वॉर वेज कर दी, तो सेसेशन ऑफ वॉर या फिर वॉर को रोकने की नोटिफिकेशन कौन जारी करेगा? क्या होम अफेयर्स, क्या डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? ये इनकी वो है, प्रेरोगेटिव है। थोड़ा है ना, थोड़ा ज़्यादा हो गया, अभी आज का काफ़ी लंबा सेशन हो गया। आई होप आपने एंजॉय किया होगा भाई, है ना, एंजॉय किया होगा, ऐसे ही हम कवर करेंगे। मैं आपको सच में बता रहा हूँ ना, अगर कायदे से कवर करने लगो तो 4 साल की पीवाईक्यू भी बहुत है। ना करो ना तो शर्त लगा लो आप 400 साल के पीवाईक्यू लगा लो, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर इंटीग्रेटेड मैनर में ऐसे स्टडी नहीं करी तो नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, तो कुछ नहीं होने वाला है। जरूरी क्या है? अपने नॉलेज के हॉराइजन, उसके स्कोप को 31 दिसंबर डेडलाइन रखो, या मैं तो कहता हूं 10 अप्रैल जो है डेडलाइन रखो। 10 अप्रैल तक आपने एक्सपेंड करना है नॉलेज को और रिवाइज करना है उसे। एक्सपेंड, रिवीजन, एक्सपेंशन, रिवीजन, उसके बाद से टोटल रिवीजन। वो है आपका प्रीलिम्स का फॉर्मूला। उसके बाद से है टोटल रिवीजन और प्रैक्टिस। तब तक एक्सपेंशन, रिवीजन, जितना ब्रॉड लेकिन डायरेक्शन में, ब्रॉड
लेकिन डायरेक्शन में। ऐसा ना हो कि आप चले जाओ और वहाँ वेनेजुएला पे रिसर्च करने बैठ जाओ, आजकल की वेनेजुएला में क्या चल रहा है ना। ब्रॉड लेकिन डायरेक्शन में। जितना आप अपना नॉलेज को ब्रॉड करेंगे उतना ईजी रहेगा चीज़ें। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ आता है, अच्छा लगता है और आप विश्वास करते हैं मुझ पर उस मैनर में, यू कैन ज्वाइन दिस इनिशिएटिव। दिस इज एन अमेजिंग इनिशिएटिव, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव पीवाईक्यू रिसर्च इनिशिएटिव। और ये आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा। फ्री के सेशंस हैं, यूट्यूब में मिलेंगे, टेलीग्राम पे मिलेंगे, लोगों के मिलेंगे। मेरे फ्री के नहीं है, लोगों के बहुतों ने डाल के रखे हुए फ्री के। लेकिन मुझे एक बात मालूम है कि ये है ना, पीवाईक्यू की रिसर्च आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगी। ये आप मुझसे लिख के ले लो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज, लव यू ऑल।